नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल नॉलेज फैक्ट्री जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी। इस वीडियो में दिए गए प्रश्न और उत्तर आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर की अपडेट के लिए जुड़े रहे मेरी चैनल के साथ और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो देखते हैं उसका आंसर विस्तार से। नेटवर्क रेसिडेंस इंडेक्स 2024 में भारत 49वें स्थान पर है, जो पिछले साल से 11 पायदान ऊपर है। पोर्टोलैंड इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स शासन, नागरिक जुड़ाव और प्रभाव में प्रौद्योगिकी के उपयोग के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। भारत का स्कोर 2023 में 49.93 से बढ़कर 2024 में 53.63 हो गया, जो प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति को दर्शाता है। इस वृद्धि को चलाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड विकास शामिल है। ये प्रौद्योगिकियां जीवन को आसान बनाती है और वैश्विक शोध प्रयासों का समर्थन करती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय द्वारा। गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 15 अगस्त 1972 को गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह जीवित स्वतंत्रता सेनानियों, उनके परिवारों और शहीदों के परिवारों को पेंशन प्रदान करती है। पात्र व्यक्तियों में वे लोग शामिल हैं जो 6 महीने से अधिक समय तक जेल में रहे या भूमिगत रहे, 6 महीने या उससे अधिक समय तक नज़रबंद या निर्वासित रहे, या जिनकी संपत्ति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब्त कर ली गई थी। लाभों में निःशुल्क आजीवन रेलवे पास, पीएसयू अस्पताल उपचार और राज्य भवन नई दिल्ली में भोजन के साथ निःशुल्क पारगमन प्रवास शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट का प्राथमिक कार्य क्या है, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया था? दोस्तों, इसका सही जवाब है भूख और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। विस्तार से जाने। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों ने ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट नामक दवाओं की एक नए वर्ग का समर्थन किया है। ये दवाएं GLP-1 हार्मोन की नकल करती है, जो भूख, रक्त शर्करा और लिपिड चयापचय को नियंत्रित करती है, जिससे मोटापे को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट में मधुमेह, हृदय संबंधी विकार और न्यूरोडिजेनेरेटिव रोगों जैसे रोगों के उपचार की चिकित्सीय क्षमता है। अधिकांश GLP-1 एगोनिस्ट इंजेक्शन योग्य दवाएं हैं, जैसे कि सेमाग्लुटाइड और टिरजेपेटाइड, जिनमें परिवर्तनकारी क्षमता होती है। GLP-1 भोजन के सेवन के बाद आंतों द्वारा स्रावित एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा और चयापचय को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस संगठन ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की? देखते हैं इसका उत्तर विस्तार से। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने हाल ही में देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की। सन 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित की जाने वाली यह रिपोर्ट
उपग्रह डेटा और राष्ट्रीय वन सूची का उपयोग करके वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करती है। देखते हमारा अगला प्रश्न। भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है? देखते हैं जवाब विस्तार से। भारतीय सेना ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में बेंगलुरु में एआई इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। यह केंद्र सेना के ऑपरेशनल उत्कृष्टता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर ध्यान केंद्रित को करने में दर्शाता है। इसका उद्देश्य एआई संचालित समाधानों के साथ सैन्य प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य निर्णय लेने, परिचालन दक्षता और भविष्य के संघर्षों के लिए तैयारियों को बढ़ाना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बांग्ला बारी आवास योजना शुरू की गई? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्ला बारी आवास पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को कुल 1.20 लाख मिलेंगे, जो 60,000 की 2 किस्तों में वितरित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में नेपाल का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 18 दिसंबर 2024 को डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल का राजदूत फिर से नियुक्त किया। राष्ट्रपति कार्यकाल की ओर से जारी एक नोटिस में यह जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया कि शर्मा को मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नियुक्त किया गया है। उनका पिछला कार्यकाल मार्च 2022 से जुलाई 2024 तक था। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? इसका सही जवाब है 6.6%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 6.4% की वृद्धि से अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित होने की उम्मीद है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.2% की वृद्धि का अनुमान है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई रोलबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है गोवा में। गोवा में चौथी एशियाई रोलबॉल चैंपियनशिप शुरू हो गई है, जिसका आयोजन मडगांव में के मनोहर पर्रिकर स्टेडियम में किया जा रहा है। यह आयोजन 17 दिसंबर 2024 को मुख्य अतिथि गोवा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री गोविंद गोड़े के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया जा रही है? इसका सही जवाब है दोहा में। एशिया युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कतर के दोहा में 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में 28 सदस्यीय भारतीय टीम सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? इसका सही जवाब है छठा स्थान। भारत की महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में छठे स्थान पर रहकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जो टूर्नामेंट के इतिहास में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदान है। टीम को 5वें-6वें स्थान के प्लेऑफ में चीन के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। चीन ने यह मैच जीत लिया था। अगला प्रश्न है,
डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है एंग ली को। दिग्गज फिल्म निर्माता एंग ली को 8 फरवरी 2025 को होने वाले 77वें वार्षिक डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में प्रतिष्ठित लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डीजीए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड साल 1953 में पहली बार प्रदान किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका सही जवाब है स्मृति मंधाना। भारत की स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने वर्ल्ड क्रिकेट में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेट बन गई है। विजडन के अनुसार इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने महिलाओं के एक दिवसीय मैचों में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है केरल में। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में गुरुवायूर मंदिर के प्रशासन के पक्ष में केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हुआ, जिसने भीड़ प्रबंधन के मुद्दों का हवाला देते हुए एकादशी पर उदय स्थामन पूजा के प्राचीन अनुष्ठान को बंद करने का फैसला किया था। गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर को दक्षिण का द्वारका भी कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह केरल के त्रिशूर जिले के छोटे से मशहूर शहर गुरुवायूर में स्थित है। देखते अगला प्रश्न। दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका सही जवाब है डी गुकेश। डी गुकेश ने 18 साल की उम्र में इतिहास रचते हुए चीन के डिंग लिरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के दूसरे विश्व चैंपियन बने गुकेश ने गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत 2025-26 तक कच्चे पाम तेल का उत्पादन लक्ष्य क्या है? देखते विस्तार से। NMEO-OP को अगस्त 2021 में भारत द्वारा तेल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर केंद्रित है। इस योजना का वित्तीय परिव्यय 11,040 करोड़ रुपये है, जिसमें 8,844 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसका लक्ष्य 2025-26 तक तेल पाम की खेती को 3.5 लाख हेक्टेयर से 10 लाख हेक्टेयर तक और कच्चे पाम तेल के उत्पादन को 11.20 लाख टन तक बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, PM ई-ड्राइव योजना जो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना। भारी उद्योग मंत्रालय ने PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना और स्वच्छ परिवहन के लिए देश भर में आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इसके प्रमुख घटकों में इलेक्ट्रिक 2 पहिया, तिपहिया, एम्बुलेंस, ट्रक और अन्य उभरते EV के लिए सब्सिडी शामिल है। यह EV खरीदारों के लिए ई-वाउचर प्रदान करता है और ई-एम्बुलेंस, ई-बस और ई-ट्रक को बढ़ावा देता है। उच्च EV उपयोग वाले शहरों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो 2 वर्षों में 10,900 करोड़ के वित्तीय प्रावधान से समर्थित होंगे।
तो दोस्तों ये थे इस वीक के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो सभी हमने कवर किए हैं। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे मेरी चैनल के साथ और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।